आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। आज हम लोग जो है तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदी में आप कह सकते हो तुगलक वंश। आप यहाँ पर इनका रेनिंग जो है ईयर देख सकते हैं आप 1320 से लेके 1414 तक, यानी 1320 से लेके 1414 के बीच में ये तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर रही है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन, यानी इसके संस्थापक कौन। तो संस्थापक इसके गियासुद्दीन तुगलक हैं। क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। आप इनका भी टाइमिंग देख सकते हैं, 1320 से लेके 1325 तक इन्होंने रूल किया है, यानी 5 साल। दूसरी इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब आपके स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूं मैं, जो आपका जो 11th या इसके बात चल रही है उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आदमी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, तो पहला रूलर ऐसा है जिसने कि कैनाल्स बनाना चालू किए हैं। कैनाल्स मतलब नहर। अब नहर आप सब जानते हो किस लिए बनता है? इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर बनवाना जो शुरू किया जिस आदमी ने, उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। दूसरी बात, इनको भी जो है गाजी मलिक के टाइटल से पुकारते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कि उनको भी गाजी मलिक कहते हैं, उसी तरीके से इनको भी गाजी मलिक कहते हैं। ये 2-3 बातें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन आपको ये यहां देखना है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत की भी अगर बात की जाए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ये अपने आप में है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनका भी टाइमिंग देख सकते हो, 1325 से लेके 1351 के बीच में रूल किया इन्होंने। अच्छा, इनका रियल नाम क्या है? वास्तविक नाम जौना खान नाम है। क्या है? जौना खान। जौना जो है वो टर्किश वर्ड है, इसके माने होता है ब्रेव के, बहादुर के। इन्हीं के नाम पर आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया, एक सिटी फाउंड की, जिसे जौनपुर कहते हैं। ये ईस्टर्न यूपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जौनपुर, जो जौना खान के नाम से बसाई गई। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नाम था जौना खान, उस नाम से बसाया गया जौनपुर। और इसे शिराज ऑफ ईस्ट कहते हैं। शिराज ऑफ ईस्ट से मुराद क्या है? ईरान में एक शहर था शिराज, या है शहर जिसे शिराज कहते हैं। मिडिवल टाइम में ये सिटी लर्निंग के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर रहा। और ये शहर दूर से चमकता था क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन था कि हर घर के सामने जो है चिराग रखा जाए, एक ताक बनता था उसमें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मकतब थे, मदारिस थे। जो इल्म और लियाकत की बात की जाए, यानी जो है नॉलेज की और लर्निंग की बात की जाए, तो बहुत बड़ा हब था वो। तो इसीलिए जब जौनपुर सिटी बसा और बाद में शर्की डायनेस्टी के टाइम में जब ये कैपिटल रहा, तो यहां पर ये निज़ाम कायम किया गया कि वहां भी बहुत सारे मकतब मदरसे खोले गए और बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया गया। तो इसको भी शिराज ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, यानी शिराज मशरिक कहते हैं, पूरब का सिराज हिंदी में आप कह सकते हैं। और जैसे आप अगर एमयू के तराना देखेंगे आप तो, या सुनेंगे, तो आप उसमें एक चीज पाएंगे कि हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, है सारे जहां का सोज यहाँ और सारे जहां का साज यहाँ। तो शिराज जो है वो एक शहर का नाम है। अब बड़े कमाल की बात यह है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। और आप सब जानते हो जब इंसान कोई अपने वक्त पे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है और अपने वक्त से बहुत आगे की चीज देख पाता है या उससे बात कर पाता है, तो आमतौर पर समाज के आम लोग जो है उनके निगाह में पागल सा हो जाता है। अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस ने बाद में जो है इनको लूनेटिक सुल्तान कहा। लूनेटिक सुल्तान यानी पागल सुल्तान कहा। किन्हें? मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि बहुत ही बड़ा इंसान है, बहुत ही ज़हीन इंसान है ये। लेकिन क्यों कहा कुछ लोगों ने, हम लोग बात करेंगे अभी इस पर, तो इनको पागल सुल्तान भी कहा। अब आइए इनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी बात थी जो इनको ये बात कही लोगों ने। देखिए बात क्या है, एक कहावत कही जाती है कि अगर इंसान की तकदीर खराब हो, किस्मत, तो ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता काट देता है। अब आप समझ सकते हो ऊंट कहां कुत्ता कहां। लेकिन बात कभी कभी मुकद्दर की भी होती है। इस इंसान के साथ मुकद्दर का तो इशू रहा। मिसाल के तौर पर इनके प्रोजेक्ट्स में सबसे पहली बात थी टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी क्या है?
सांकेतिक मुद्रा कहते हैं हिंदी में। मैंने यहां से लिख दिया बच्चों के लिए, जो बच्चे हिंदी वाले हैं। सांकेतिक मुद्रा दुनिया में सबसे पहले टोकन करेंसी जिस कंट्री में चला उस कंट्री का नाम है चाइना, और दुनिया की दूसरी कंट्री या दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर की टोकन करेंसी चला वो है कंट्री इंडिया। आज जो आप करेंसी यूज करते हो जिसको आप रुपया कहते हैं वो बेसिकली टोकन करेंसी है, क्योंकि पेपर करेंसी जो होता है ना उस पर आप एक वादा देती है सरकार, जब चाहे तो वादे को आपसे विड्रॉ भी कर सकती है। और इसका आप सबूत देख चुके हैं। 2016 में 8 बजे रात को 8 नवंबर को एक साहब आए और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे से, ठीक है, जितने नोट हैं 500 के और 1000 के, उनके लीगल टेंडर को खत्म किया जाता है। एक झटके में वो सारे नोट कागज हो गए, जिनको अगर स्टिपुलेटेड टाइम में जो वक्त दिया था सरकार ने, अगर आपने नहीं एक्सचेंज किया, बदला, तो सब के सब रद्दी हो गए। तो ये टोकन करेंसी होता है, ठीक है, इसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। असल में एक होता है रियल करेंसी। रियल करेंसी जो होता है वो बुलियन होता है, यानी मेटेलिक करेंसी। जैसे मान लीजिए सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन टोकन जो है, जिस दिन भी जिसने टोकन दिया है आपको, सांकेतिक मुद्रा दिया है, अगर उसकी जमानत को छीन ले वो, या उसकी गारंटी को छीन ले, खत्म कर दे, तो खत्म हो गया सब मामला। लेकिन कमाल की बात क्या है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह आइडिया देने वाला शख्स मोहम्मद बिन तुगलक है। आप सोच सकते हैं क्यों पागल कुछ लोग कहते हैं आज, जो खुद अपने आप में पागल हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अपने वक्त से बहुत आगे सोच बैठा ये आदमी। अच्छा, क्यों चलाया? ताकि गोल्ड और सिल्वर को जो है प्रिजर्व किया जा सके। एक अलग कहानी है पूरी, उसकी लंबी कहानी है, हम लोग अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया, राजधानी का हस्तांतरण किया। कहां से कहां किया? दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी एक जगह है, वहीं पर एक शहर बसाया गया, और कुछ लोग कहते हैं साहब उसका नाम बदल दिया, ऐसा नहीं था, एक पूरा सिटी बसाया जिसको उसने दौलताबाद कहा। तो दिल्ली से दौलताबाद ले गए। अच्छा, दौलताबाद या देवगिरी जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आज इसको औरंगाबाद भी कहते हैं, महाराष्ट्र में है ये। यहां क्यों ले गया? आप अगर हमारे मुल्क का नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली बिल्कुल ही एक साइड में पड़ता है। इसने ये सोचा कि क्यों ना हम कैपिटल को अपने एम्पायर के बीच में ले चले। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने नॉर्थ से लेके पूरे साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट तमाम हिस्सों को डायरेक्टली कंट्रोल किया। तो आप समझ सकते हो कि अगर डायरेक्टली कंट्रोल आप कर्नाटका, तमिलनाडु या के ऊपर का जो एरिया पूरा कर लोगे आप, तो दिल्ली कितना दूर हो जाएगा। दूसरी बात, मंगोल थ्रेट कम तो हो गया था, लेकिन एक तो था थ्रेट अपने आप में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसने सोचा कि कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, मिड में लेके आते हैं कंट्री के, यानी मिडिल बिल्कुल। और अगर आप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा देखेंगे, जिसे बांग्लादेश से लेके और पाकिस्तान का तक का हिस्सा, तो दौलताबाद को ऑलमोस्ट आप सेंटर में पाएंगे। अब गेम क्या हुआ, जब ट्रांसफर किया कैपिटल को तो ड्रॉट हिट हो गया। अब ड्रॉट हिट क्या होता है? सूखा पड़ जाना। अब आप सब जानते हो कि सूखा पड़ जाए तो जो नदियां हैं सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, झरने बहुत ज्यादा सूख जाएंगे, जमीन पर घास खत्म हो जाएगी, ये बहुत सारी तरह की दिक्कत आ सकती है, जिससे ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ट्रैवल उस जमाने में लोग घोड़े से, हाथी से या ऊंटों से करते थे, खच्चर से करते थे। इन सबको जो है ग्रेजिंग के लिए चारे के तौर पर घास चाहिए, वो रास्ते में है नहीं। पानी लोगों को चाहिए, पानी नहीं मिल पा रहा है। आप समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन में काफी कैजुअलिटी हुई, मतलब लोग मरे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या हुई, ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दौलताबाद को हुआ, तो जाहिर सी बात है जब वहां पर सुल्तान जाएगा, नोबिलिटी जाएगी, तो पूरा का पूरा कल्चर जाएगा। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो मुस्लिम कल्चर पहुंचा है, उसके पीछे बहुत बड़ा फाउंटेन हेड जो सोर्स है, वो अपने आप में मोहम्मद बिन तुगलक है। क्योंकि ये भी ये पहुंचे हैं वहां पर, तो पूरा कल्चर पहुंचा वहां पर। कल्चर कैसे पहुंचा? मदरसे कायम होंगे, मकतब कायम होंगे, मौलाना लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई होगी। ठीक है, जब नोबल्स पहुंचेंगे, किंग पहुंचेगा, तो उनके लिबास वहां से ले जाएंगे, चीजें बनाई जाएंगी। तो इस्लाम का जो है, इस्लामिक कल्चर का वहां इंट्रोडक्शन जो हो रहा है साउथ इंडिया में, वो बेसिकली करने वाला शख्स मोहम्मद बिन तुगलक है। इसने साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को
कंट्रोल किया, वो अलग बात है कि इसके आखिरी टाइम में आकर वो चीजें हाथ से निकली। उस अभी डिबेट में उसमें नहीं पढ़ना हम लोग को, ये जान लेना है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन्होंने किया दिल्ली से दौलताबाद। अगली इंपॉर्टेंट बात कि इस आदमी ने दोआब के रीजन में, दोआब किसको कहते हैं, जो यमुना और गंगा के बीच का पोर्शन है उसे दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की जगह। जैसे आप कहते हैं पंजाब, पंज के मतलब पांच के होता है। अब ये पर्शियन वर्ड है, आजकल बड़ा चल रहा है एक रिवाज जो है नाम बदलने का, तो पंजाब का नाम बदल दो, पंजाब तो पर्शियन नाम है, क्यों नहीं नाम बदलते उसका, क्योंकि पंज के मतलब पांच के होता है, और आब के मतलब स्ट्रीम के होता है, नदी के होता है, पानी होता है। तो पांच नदियों का जो एरिया है, जो जमीन है, उसे पंजाब कहते हैं, ये तो पर्शियन है, ठीक है। उसी तरीके से दोआब, दोआब जो है गंगा और यमुना के बीच के एरिया कहते हैं। ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, यानी दुनिया की बहुत ही उपजाऊ जमीनों में से एक जमीन थी। तो यहां इसने क्या किया कि टैक्स जो था, लैंड टैक्स यानी जो भूमि कर था, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 50% कर दिया। अब गेम क्या हुआ, उसी दौरान जो बता था आपको यहां पर ड्रॉट हिट वाली बात, सूखा पड़ने वाली, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़े, किसान लाएगा कहां से? अगर किसान जो है उपज नहीं कर पाएगा, यील्ड नहीं वो ले पा रहा है, जमीन से पैदा नहीं कर पा रहा है, तो देगा कहां से? तो जो एम्पायर के ऑफिशियल से उन लोगों ने जो है काफी जुल्म किया, सामान छीनने का। अब नहीं दे पा रहा है वो, तो उसके घर से यूटेंसिल्स ले रहे हैं, मतलब बर्तन निकाल लिया, गहने ये कर लिए, ये हुआ। लेकिन इसकी नॉलेज जो है सुल्तान तक बहुत बाद में पहुंची। जब सुल्तान तक पहुंची उसने सब रुकवाया इसको, और फिर सुल्तान ने क्या किया कि जब ये होगा, जब ये कंडीशन क्रिएट होगा, तो जाहिर सी बात है दो ही ऑप्शन बचते हैं किसान के पास, या तो अपनी जमीन छोड़े कहीं और चला जाए, पलायन कर जाए, तो भी नुकसान है सल्तनत का, एम्पायर का, क्योंकि जमीन छोड़ देगा तो खेती कौन करेगा वहां पर आगे, और खेती नहीं करेगा तो जाहिर से जमीन बेकार हो जाएगी। दूसरी बात, या तो वो लड़ जाए, जो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, यही हुआ भी। हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्ट, पहला किसान विद्रोह जो हो रहा है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में हुआ। जब इन्हें पूरे सिचुएशन का पता लगा, तो इन्होंने क्या किया, बजाते एक मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे कहा गया दीवाने अमीर कोही। आप यहां देख सकते में लिख रखा है, दीवान का मतलब मिनिस्टर को होता था, दीवाने अमीर कोही, ये एक मिनिस्ट्री बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था, यानी आप कृषि मंत्रालय कह सकते हो, ठीक है। तो दीवाने अमीर कोही क्यों बनाई? ताकि खेती बाड़ी के मैटर को ये देखे, इनकी जिम्मेदारी में होगी, और इन्हीं की जिम्मेदारी में एक लोन चलाया गया जिसको कहते हैं तकावी लोन। क्या कहते हैं? तकावी लोन। ये तकावी लोन क्या था? इट वॉज एन एग्रीकल्चर लोन। ये कृषि संबंधी जो है लोन था, जो गरीब किसानों को दिया जाता था। लेकिन यहां एक बात याद रखनी है कि ये लोन इंटरेस्ट पर नहीं था, एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए दिया जाता था। जैसे मान ली 5 साल के दिया गया, तो 5 साल के अंदर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो मूल राशि है, उसको आपने वापस करना है, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा रिप्रीवो दिया जाएगा, फिर भी नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपसे उसूल हो जाएगा वो चीज। लेकिन इससे बहुत आसानी हुई किसानों को तकावी लोन से। तो याद कर रखना है कि अगर पूछे आपसे कि दीवाने अमीर को ही किसने फाउंड किया, किसने इस एस्टैब्लिश किया इस मिनिस्ट्री को, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगर बात पूछी जाएगी तो तकावी लोन देने की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ठीक है। अगली बात, इन्हीं के टाइम में इंडिया में इब्ने बतूता साहब आ रहे हैं। ये इब्ने बतूता जो है ये मोरक्कन ट्रेवलर हैं, 1334 में आ रहे हैं इंडिया में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया विजिट कर रहे हैं। ये यहां पर ये काफी बड़े पोजीशन से इनको बैठाया गया, ये काजी भी रहे एम्पायर में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। रहला के माने खुला हुआ होता है। बेसिकली आपने देखा होगा रहल एक चीज होती है जिस पर लोग किताब रख के पढ़ते हैं, वो ओपन होती है। बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही ओपनली इन्होंने एम्पायर के जो अच्छी या बुरी चीजें थी उनको डॉक्यूमेंट किया। इसी किताब को कहते हैं रहला। ये किताब लिखा है इब्ने बतूता ने, ये बात याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, श्राइन है, वो सबसे पहले इन्होंने ही बनवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग
फिरोज शाह तुगलक की। अब यहां एक बात क्या समझना है कि फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें हम लोग, तो आप यहां पर टाइमिंग देख सकते हो 1351 टू 1388। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जो है वो ये है कि इनके स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा गया। ये मैंने नहीं कहा, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है मिडिल इंडिया का जिसका नाम है लेनपूल। लेनपूल एक बात कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जैसा इंसान अगर दुनिया के डिफरेंट जगहों पर सुल्तान या रूलर हो जाए तो ये दुनिया जन्नत के माफिक बन सकती है, यानी जन्नत की तरह हो सकती है। अब इतनी बड़ी बात कैसे कह दी इन्होंने, तो आइए इनको देखते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वेलफेयर स्टेट क्यों कहा गया और लेनपूल ने ऐसी बात क्यों कही कि अगर फिरोज शाह तुगलक जैसा इंसान दुनिया के डिफरेंट जगहों पर सुल्तान या रूलर हो जाए तो ये दुनिया भी जो है वो जन्नत के मानिंद हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई, एक मिनिस्ट्री फाउंड की जिसका नाम है दीवाने खैरात। यह मिनिस्ट्री थी क्या? इस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी बच्ची जो जवान हो जाए तो गुर्बत की वजह से, यानी पैसा न हो पाने की वजह से, ऐसा ना हो कि उसकी शादी ना हो पाए। तो अगर कोई बच्ची गरीब है तो उसका जो वाली होता था, यानी उसका जो मालिक बाप की शक्ल में हो, चचा की शक्ल में हो, तो वो जो है अपील करता था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके यूनिट से गवर्नमेंट के, और वो करते क्या थे कि इंक्वायरी करने के बाद उस आदमी को उस बच्ची के लिए पैसा रिलीज कर देता था ताकि वो शादी कर सके। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ठीक है, मतलब किसी भी तफरके के बगैर कि कास्ट का मसला, धर्म का मसला, ये सब नहीं दिखा जाता। देखी जाती थी कि वो बच्ची जो है अगर गरीब है और गुर्बत की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो उसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेगी, और इस चीज को मैनेज करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसको कहा गया दीवाने खैरात। अब ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हो। फिरोज शाह तुगलक का एक स्टेटमेंट है कि अगर मेरे इंपायर में कोई बच्ची गैर शादीशुदा, यानी उसकी शादी नहीं हो पाई इस बुनियाद पर कि उसके पास पैसा नहीं था, तो कल कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़े कैरेक्टर की बात है। एक चीज तो यह स्टार्ट की। आप समझ सकते हो कि आज के दिन में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं बेचारी जो गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, और शादी का ना हो पाना सोसाइटी में एक तरह से करप्शन क्रिएट करता है ये। इसीलिए पैगंबर रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि निकाह को, यानी शादी को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। तो इन्होंने ये काम चालू कराया, एक मिनिस्ट्री बनाई। दूसरी मिनिस्ट्री दीवाने बंदगान। अब ये क्या चीज है? बंदा कहते हैं गुलाम को। ये मिनिस्ट्री जो बनाई गई ये इसलिए बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्लेवरी कह सकते हो आप। बनाने का मकसद क्या था कि जो कोई बच्चा यतीम है या इंतहाई गरीब है, बहुत ज्यादा एक्यूट पॉवर्टी के शिकार है, और उसकी फैमिली के लोग उसे पाल नहीं सकते हों, उसकी परवरिश नहीं कर पाने की कंडीशन में हो, तो उस बच्चे को स्टेट पालेगी। स्टेट अपने एक्सचेकर पर, अपने खर्चे पर पालेगी। इसे कहते थे दीवाने बंदगान। अगर कोई पूछे, अब समझ सकते हो आप कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जो बहुत ही गुर्बत के शिकार होते हैं, कभी यतीम होते हैं, उनके ऊपर कोई साया नहीं होता है, ऐसे बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल हो जाता है। और अक्सर होता क्या है कि इन बच्चों को लोग गलत तरीके से उनका इस्तेमाल भी कर जाते हैं। बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ले आकर उनको जो है वेश्यावृत्ति या आप जो कैसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल दिया जाता है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एम्प्यूटेट कर देते हैं, उनके हाथ काट दिए, उनके पैर काट दिए और भिखारी बना के बैठा दिए जाते हैं। इंडिया में एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, स्लम डॉग मिलियनेयर। इस फिल्म में यह चीज दिखाया गया है कि किस तरह से भिखारियों का एक तरह सिंडिकेट चलता है। तो इन चीजों से अगर ये बना दिया जाए दीवाने बंदगान, और आज भी ये सिस्टम कर दिया जाए कि गुर्बत से मारा हुआ बच्चा जो होगा, जो एक्यूट पॉवर्टी का शिकार होगा, जिसके घर के लोग उसे पाल पाने की पोजीशन नहीं होंगे, उसे गवर्नमेंट पालेगी। तो सोचिए बहुत सारी बुराई तो इसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सब करने के लिए दिल चाहिए, ठीक है, सोच और दिल चाहिए, खाली पैसे से नहीं हो पाएगा। आइए आगे देखते हैं। मैंने यहां से बताया था आपसे कि अगर पहला रूलर बात की जाएगी, पहला शासक जिसने नहर बनवाने शुरू किए तो गयासुद्दीन तुगलक होगा। लेकिन जिसने बहुत ही लार्ज स्केल पर
नहर बनवाए इंडिया, बहुत सारे, उस आदमी का नाम जो है फिरोज शाह तुगलक है। अच्छा, नहर जब बहुत ज्यादा बना, फायदा क्या होगा? इरिगेशन फैसिलिटी, यानी सिंचाई की जो सुविधा है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, सिंचाई की सुविधा बढ़ने से होगा क्या कि खेत में पैदावार बढ़ जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसान भी खुश होगा, किसान को भी फायदा होगा और रूलर को भी फायदा होगा, शासक को फायदा होगा। तो इन्हें बहुत सारे कैनाल्स बनवाए। इनमें मैंने यहां पर 2 लिखा है जो अभी भी एग्जिस्टिंग पोजीशन में है। एक तो यमुना से निकल के हांसी, एक जगह वहां जाती है और हांसी बीच में है, इधर यमुना से निकल के और इधर सतलज से निकल के, ये दोनों हांसी को जाती हैं। ये नहरें अभी हैं, लेकिन अब नहर तो बना दिया गया, नहर के मेंटेनेंस के लिए जनता से या आवाम से पैसा लिया गया, यानी टैक्स। लेकिन ये बहुत ही नॉमिनल टैक्स था। टैक्स का नाम क्या था? हके शर्ब। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हके शर्ब ये टैक्स किस लिए है, तो फॉर इरिगेशन है। स्टार्ट किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। अगली बात, इसी सेगमेंट में दारू शिफा, यानी पब्लिक एक्सचेकर पर सरकारी दवाखाना या मतलब हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलने का रिवाज जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। इसको कहते हैं दारू शिफा, जहां पर आप जाके जो है क्योर होते हैं, शिफा मिलती है आपको, है उसको हॉस्पिटल कहते हैं। तो दारू शिफा जो था ये गवर्नमेंट के अपने एक्सचेकर पर, अपने खर्चे पर ये कायम किए गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो दारू शिफा कायम किए गए वो बगदाद में पहले कायम किए गए। हारून रशीद, मामून रशीद, ये जो लोग थे अब्बासिद खलीफा, इन्होंने कायम किए। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन की बात होगी तो सबसे पहला रूलर वो फिरोज शाह तुगलक हैं, जो दारू शिफा कायम किया। आप सब जानते हो एक गरीब इंसान के लिए एक गोली खरीद के खाना मुश्किल होता है दवा का, क्योंकि उसको रोटी जब नहीं मिल रही है तो गोली कहां से खरीद के खाएगा या दवा कहां से खरीदेगा। ऐसे गरीब इंसान को अगर दवा की फैसिलिटी मिल जाती है तो एक तो सेहतयाब रहेगा, अगर फिट है तो जाहिर सी बात है काम भी कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो दारू शिफा की शक्ल में इन्होंने कायम किया। अब सिटीज की बात करते हैं, जब पैसा आपके पास होगा तो जाहिर सी बात है आप जो है मकान बनाओगे, मैसन्स बनाओगे, बड़ी हवेलियां बनाओगे, और राजा महाराजा होंगे तो वो शहर बसाएंगे, और अगर कमीने होंगे तो शहर का नाम बदल देंगे। ठीक है, यहां देखिए क्या हो रहा है। इस आदमी ने जौनपुर, जो हम यहां डिस्कस करा चुके हैं, कई सारे शहर बसाए। फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, हरियाणा में एक जगह है, इसे अब हिसार कहते हैं, फिरोजा काट के अलग कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी हिसार है। हिसार के मतलब घेरे के होता है, किले के होता है, ये बनाया। फिरोजपुर बनाया इन्होंने, बसाया। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो जहां पर स्टेडियम आज है वो फिरोज शाह कोटला, ये पूरा एक सिटी था जो बसाया। मैंने यहां पे एटसेट्रा लिखा, बहुत सारे शहर रहे, लेकिन आपको जो बिल्कुल याद रखना है वो जौनपुर ना भूलिएगा। ठीक है, अगली बात, ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये पूरे दिल्ली सल्तनत में अब तक के पहले रूलर हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मण इन पर भी जजिया लगाया। क्या लगाया? यहां एक बात याद रखनी है कि इंडिया में जितने मुस्लिम रूलर्स रहे हैं किसी ने भी जजिया, जो एक पोल टैक्स था, वो किसी भी ब्राह्मण पर किसी ने लगाया। हिंदू समाज के एबल बॉडीड अर्निंग हैंड पर तो लगा, लेकिन ब्राह्मण पर कभी जजिया नहीं लगा। जजिया जो ब्राह्मण पर लगा, फर्स्ट टाइम लगाने वाला आदमी फिरोज शाह तुगलक है। अब इतने सारे काम करवा रहा है तो पैसा चाहिए, तो थोड़ा बहुत पैसा यहां से भी आ रहा था, तो जजिया लगाया ब्राह्मण पर, कहा कि भाई आप लोग बहुत दान दक्षिणा ले रहे हो, कुछ हमें भी दो। दूसरा रूलर जो इंडिया में रहा है जिसने जजिया लगाया ब्राह्मणों पर, उसका नाम है सिकंदर लोदी। अदर देन दैट जितने रूलर्स गुजरे हैं, इवन कि औरंगजेब आलमगीर, किसी ने ब्राह्मण पर जजिया नहीं लगाया। अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि हिंदू समाज में सबसे हाई इकोलोन, सबसे ऊंचे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। जाहिर सी बात है, शादी करानी होगी तो वो कराएंगे, उपनयन कराना होगा तो वो कराएंगे, मरने के बाद जो तमाम चीजें होती है करने कराने की वही कराएंगे। तो ब्राह्मण जो है हिंदू समाज में एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल अपने आप में कम्युनिटी है, और अगर ये आपके साथ है तो हिंदू कम्युनिटी दूसरे लोगों की आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे या कहीं ना कहीं लिहाज रखेंगे। तो इंडिया में ज्यादातर रूलर्स ने, मुस्लिम रूलर्स ने, किसी ने भी ब्राह्मण पर जजिया नहीं लगाया, एक्सेप्ट 2 रूलर्स। याद रखना है, सबसे पहला इंसान है फिरोज शाह तुगलक और दूसरा इंसान है सिकंदर लोदी। ठीक है, लास्ट बात, तुगलक डायनेस्टी के टाइम में ही तैमूर का इंडिया पर अटैक हो रहा है। ये आप देख सकते हो
1398 लिखा हुआ है। ये तैमूर कौन है? ये सेंट्रल एशिया का सुल्तान है, रूलर है। इसी के डिसेंडेंट में से एक नाम आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो हम बाद में देखेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो अगर आप इनको ज़हन में रखोगे तो तुगलक डायनेस्टी के एतबार से आप बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव के एतबार से पकड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।